हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु और हमारे पूर्वज जो थे वो पुराने समय से ही वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते आ रहे थे। उन्होंने अपने आसपास के जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स थी उनको 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया। और वो एलिमेंट्स थे 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट्स थे धरती यानी कि अर्थ, आकाश स्काई, जल वाटर, वायु यानी एयर एंड अग्नि यानी फायर। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स थे। इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को एक और नाम दिया गया पंचतत्व। पंचतत्व के नाम से जानते थे हिंदी में। तो आगे चल के जो ग्रीक फिलोसफर थे वो भी कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स पे पहुंचे। तो फाइनली जितनी भी चीजें हमारे यूनिवर्स को बना रही हैं उन सभी चीजों को बोला गया मैटर। यानी आज का टॉपिक हमारा मैटर ही है, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यही है हमारा, और ये हमारा केमिस्ट्री, आपकी 9th क्लास का केमिस्ट्री का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील सैनी आपके अपने चैनल साइंस दर्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, मैटर्स। हमारा टॉपिक है मैटर। तो मैटर क्या होता है? देखो, जितनी भी चीज हमारे पास में आसपास है, आपने देखा होगा सभी चीजें कुछ ना कुछ जगह कवर कर रही हैं, और उनका कुछ वेट भी होता है, या कह लो उनके अंदर मास भी होता है। तो इन्हीं चीजों को मिलाकर हमने डेफिनेशन हमारी बनती है, वो है एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter। ठीक है ना? कोई भी चीज जो कि स्पेस कवर कर रही हो, भाई कोई भी चीज है, किताब है, हमारी बुक है, हमारा चश्मा है, मोबाइल फोन है, या फिर हवाई है, हर चीज कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रही है, और उसके अंदर मास भी है, यानी उसका कुछ वेट भी है, उसके अंदर कुछ मटेरियल भी है। तो वो सब के सब जो मैटर होते हैं। और मैटर में सिर्फ यही नहीं, जो चीज हमें दिखाई दे रही है, ऐसी चीजें भी जो हमें दिख नहीं रही हैं। छोटा सा एक एटम की बात करें तो मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना? तो मैटर क्या होता है? जो भी कोई चीज जो स्पेस कवर करे और साथ में उसका एक मास हो। आज हम कवर करने जा रहे हैं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ऑफ मैटर्स। इसके सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी आती है, मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। कोई भी मैटर, कोई भी चीज है, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं, इसी तरीके से मैटर्स, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं मैटर्स, पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट एक वॉयलेट से कलर का मटेरियल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। उसको अगर हम
वाटर में डालें तो वो कलर चेंज कर लेता है, वाटर का कलर चेंज कर देता है, वो खुद पर्पल कलर का होता है, वाटर को भी पर्पल बना देता है। हमने उसके क्रिस्टल्स डाले थे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल दूसरा हम ले सकते हैं, डिटॉल का भी ले सकते हैं। डिटॉल को अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, डिटॉल का जो जो जितना कलर होता है पूरा पानी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है ना। तो वो ये क्या हुआ कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और वो पार्टिकल्स जो है वाटर में डालने पे सारे में घुल जाते हैं। तो KMnO4 में भी यही हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट जो मैंने कहा था एग्जांपल इसका KMnO4 जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट। जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये धीरे धीरे इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं, अगर हम डाल के छोड़ भी देते हैं तो थोड़ी देर में वो फैलने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर घुलने शुरू हो जाएंगे, उसके क्रिस्टल्स ऊपर आने शुरू हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद में पूरा वाटर जो है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। और इतना ही नहीं है, अगर उस वाटर को हम एक कंटेनर और ले लें वाटर का और उसके अंदर उसमें से पहले वाले कंटेनर में से जिसमें हम घोल चुके थे उसमें से थोड़ा वाटर निकाल के उसमें डाल दें, दूसरे वाले में डाल दें, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, फिर पर्पल हो जाएगा। हालांकि पहले वाले का ज़्यादा डार्क होगा, दूसरे का कम होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे फर्दर और पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, टूटते गए, बिखरते गए, अपने कलर्स को बढ़ाते चले गए, यानी कलर उनका फैलता चला गया। तो फर्स्ट थिंग हमारी यही थी कि पहला हमारा ये मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। अगर वो एग्जाम में पूछता भी है कि हाउ कैन यू से दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तो उस केस में आप ये एग्जाम्पल लिखोगे, पोटेशियम परमैंगनेट गेट डिसॉल्व इन वाटर। आगे लिख देता हूं मैं, गेट डिसॉल्व इन वाटर। इन वाटर, इसका रीजन यही है कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है जो कि वाटर के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर हम इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। बिटवीन को मैं B/W लिख रहा हूं, इसका मतलब बिटवीन them, शॉर्ट में है ये। सेकंड हमारे पास में ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो बच्चों, शुगर यानी कि चीनी हुई या नमक हुआ, आपने देखा हम पानी में डालते हैं, उसके बाद में उसको घोलते हैं, वो घुल जाती है। वो घुलती क्यों है पानी के अंदर? शुगर भी अपनी जगह पे है, क्रिस्टल्स है, वो घुले, हाँ ठीक है, वो टूट गए, जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी में कहा था कि चीज़ें टूट जाती है, बिखर जाती है, उसके बाद में वो मिल जाती है पानी में। लेकिन पानी में मिल कैसे गई? पानी में उसके बीच में ऐसी क्या जगह थी जहां पर वो मिक्सअप हो गई? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो थे, जो हमारा वाटर था, मैटर जो था, उसके पार्टिकल्स थे, उनके बीच में स्पेस था। ये जो हमने कहा स्पेस बिटवीन देम, वाटर के पार्टिकल्स, वाटर का अगर हमें कंटेनर लिया, सपोज ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमारा वाटर है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, इनके बीच में ये जो बीच बीच में स्पेस है, ये स्पेस इनके बीच में, इस स्पेस में खाली जगह थी। ये हमें दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे स्पेसेस होते हैं। उन स्पेसेस के बीच में जाकर जो हमारी शुगर या फिर सॉल्ट वगैरह जो हम डिसॉल्व करते हैं, वो जाके उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उनके बीच में इंसर्ट हो जाते हैं, और उससे क्या हुआ, वो उसमें घुल गए। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स जो थे, वो उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड था कैरेक्टरिस्टिक इसकी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसे फटाफट नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
यानी अब हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स थे, जैसे हमने वाटर के पार्टिकल्स की भी बात की, मैंने कहा उनके बीच में स्पेस था, तो सिर्फ स्पेस की बात नहीं है, बल्कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि उनके बीच में एक फोर्स है जिसको नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स बोला जाता है, जिसके कारण उनके बीच में खिंचाव रहता है, वो चीज है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की, हम कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स भी कह सकते हैं, कि डिफरेंट मैटर्स की बात कर रहे हैं यहां पर हम, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि जैसे आपने देखा होगा क्लास में जब आप पढ़ते हैं स्कूल में, अगर ब्लैक बोर्ड आपके यहाँ पे, आप तो व्हाइट बोर्ड यूज होते हैं मोस्टली इस तरीके के, और व्हाइट बोर्ड पे भी ऐसा होता है, और ब्लैक बोर्ड पे तो खास तौर पे अगर 2 दिन तक या 3 दिन तक बीच में छुट्टी हो जाए, तो टीचर ने लिखा ब्लैक बोर्ड पे चौक से, और उसके बाद में वो छोड़ के उसको चले गए। 2 दिन के बाद जब आप आओगे उसको रब करोगे, तो उसे रब करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है उसको रब करने में। क्यों होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के साथ में चौक के पार्टिकल्स जो थे वो चिपक गए, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, उनको टाइम मिल गया अट्रैक्ट करने का, और वो उसके बीच में जो खाली स्पेसिस थे, जो खाली जगह थी, हमारा ब्लैक बोर्ड देखने में हमें स्मूथ लगता है लेकिन इस तरीके से होता है, उसके बीच में जो स्मूथ जगह थी, इन जगहों पे जाके चौक हमारा इंसर्ट होता है, तभी हमें वो लिखा हुआ दिखाई देता है। जब हम इसके ऊपर लिखते हैं चौक से, तो वो लिखा हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस जो रफनेस होती है इसके बीच में जाकर वो व्हाइट चौक के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके बीच में जाके इंसर्ट हो जाते हैं, तभी हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। अब क्या हुआ, ये जो इनके बीच की जगह पे जो पार्टिकल्स इंसर्ट हो गए थे, वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो गए, एक तरीके से बाउंड हो गए, तो उन्होंने एक दूसरे को खींच लिया। ये रीजन था कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं और आपको रब करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये बात हुई कि किस तरीके से पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स एटम्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। और कोई एग्जाम्पल इसका अगर हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जैसे पानी है, पानी को आप क्या करते हैं कि अगर जैसे वाटर आपने टैप चला दी, या आपने नदी है या फिर कोई पानी फ्लो कर रहा है वाटर, आपने देखा उसके अंदर आपने पैर डाला या हाथ डाला या स्टिक से उसको मारा, तो क्या होगा, पानी पे आप नीचे किया, उसके बाद फिर ऊपर उठाया, पानी दोबारा उसको कवर कर लेता है। या फिर टैप में से पानी गिर रहा है, आप उसको उंगली से इस तरीके से, पानी जो ऊपर से गिर रहा है, सपोज ये टैप है, इस तरीके से टैप है आपके पास में, इस टैप में से इस तरीके से पानी उसमें से गिर रहा है, सपोज नीचे ये टैप आपके लगी हुई है, इसमें से वाटर नीचे गिर रहा है। ठीक है, आप क्या करते हो, इसके बीच में उंगली से इस तरीके से पानी को करते हो बार बार, तो करोगे तो क्या होगा, पानी उस समय हटेगा, उसके बाद में उंगली हटाते ही पानी दोबारा से इसको कवर कर लेगा। यानी वो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को खींच के रखते हैं। वो पार्टिकल, आपने उंगली दी, उसके बाद दोबारा हटाया, पार्टिकल्स नीचे जाके, आपने जब ये किया नीचे जाके फिर दोबारा मिल जाएंगे इस तरीके से, ये नहीं उंगली रखने से अलग चले गए। तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो बाउंड करके रखते हैं एक दूसरे को, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच की जो है एक दूसरे को खींच के रखती है। ठीक है, तो और अब देखें तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स में, जैसे कि हमने कहा सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैसेस में, हर तरह के डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, सबकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी ये डिफरेंट टाइप की होती है। ये चीज भी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, किस किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड सॉलिड क्यों होते हैं, गैसेस गैसेस क्यों होती है, वाटर लिक्विड लिक्विड्स क्यों होते हैं, इनके बारे में भी आगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ब्लैक एंड बोर्ड एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड and chalk, particles, chalk के particles attract each other। ठीक है, एक हमारे पास एग्जाम्पल ये हो गया। नंबर 4, particles of matter are continuously moving। continuously moving।
कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मैटर चाहे वो हमारा गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, उसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट चलता रहता है। हमने कहा कि पार्टिकल्स, अगर हम एग्जांपल एयर कर ले, हवा, तो आपने देखा हवा हमेशा फ्लो करती है, वाटर हमेशा भी फ्लो करता है, यानी कि दोनों फ्लूइड है। हवा के केस में अगर एक एग्जांपल देखते हैं हम इंसेंस स्टिक का, यानी कि अगरबत्ती अगर हम घर में जलाते हैं तो क्या होता है, अगरबत्ती जलाने से उसकी खुशबू कुछ टाइम के बाद में हम पूरे घर के अंदर फैल जाती है। आपने एक कोने में जलाई और उसके बाद में वो अगरबत्ती छोड़ दी जला के, थोड़ी देर में सारे घर में खुशबू हो जाती है उसकी। तो खुशबू हुई कैसी, उसकी स्मेल सारे में फैली क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स थे उनके साथ में मिक्स होकर जो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती के जो धुआं था, वो सारे कमरे में फैल गया और खुशबू सारे में फैल जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है इंसेंस स्टिक, स्मेल, spreads, spreads, spreads everywhere in room, पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। किसके साथ में? हवा के साथ में। तो यानी कि पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हुए और उसके साथ में हर जगह पर फैल गए। ये इसका एग्जांपल है, फटाफट नोट करो। अब इसी चीज से रिलेटेड, कंटिन्यूसली मूविंग से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इससे ही रिलेटेड है, उनको और फटाफट हम करते हैं। पहला है इनमें डिफ्यूजन। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। DIFFUSION, डिफ्यूजन, यानी कि पार्टिकल्स का, डिफरेंट टाइप के मैटर्स के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना अपने आप, यह कहलाता है डिफ्यूजन। अगर इसको हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द intermixing of particles, intermixing of particles different matters on their own, यानी अपने आप ही डिफरेंट मैटर्स के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो जाना, यह कहलाता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में सिर्फ डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन, या फिर इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही है, इंसेंस स्टिक, जो हम बात करते आ रहे हैं। तभी मैंने इससे रिलेटेड चीज को आपको साफ नहीं समझाया। इंसेंस स्टिक में यही तो हो रहा है कि एयर के एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो इंसेंस स्टिक पार्टिकल्स मिक्स विद एयर, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया कि इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होकर पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो मिक्स होना ये कहलाता है डिफ्यूजन। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछता है कि आपकी मम्मी जब घर में हलवा या कोई अच्छी चीज बनाती है तो पूरे घर के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है, और जबकि ठंडी चीज के पास अगर आप जाएंगे तो आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो उसका रीजन क्या है? तो पहली चीज कि वो जो गर्म चीज आपने बनाई, जब वो गर्म है और आप बनाई तो उसकी खुशबू पूरे घर के अंदर फैल गई। तो उसका रीजन क्या था? क्योंकि गर्म होने से वेपर्स उठ के जो थी उस खाने की या फिर खुशबूदार चीज की, उसकी खुशबू सारे उसमें एयर के साथ मिक्सअप हुई, डिफ्यूजन हुआ, और डिफ्यूजन के थ्रू वो पूरे घर के अंदर फैल गई।
ठीक है, तो इसका मतलब कब फैली वो, जिस समय डिफ्यूजन हुआ, हमने उसको गर्म किया तब। इंसेंस स्टिक को भी हमने जलाया था तब उसके फैले थे। अगर ठंडा खाना घर में रखा हुआ उसकी खुशबू नहीं फैलेगी। अब गर्म करने पे ही ये हो रहा है, तो इसका मतलब कि डिफ्यूजन से और पार्टिकल्स से गर्म करने का भी कुछ रिलेशन है। यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, उसके साथ में जो कंटिन्यूसली मूविंग, इसके साथ में भी जो हीट है उसका कुछ रिलेशन है। अगर उस रिलेशन को देखें तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात अगर हम करें तो पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के, वो हमेशा एक एनर्जी के साथ मूवमेंट करते रहते हैं, हर समय मूवमेंट करते रहते हैं। और वो जो मूवमेंट होता है वो एक एनर्जी के कारण होता है, उसके कारण एक एनर्जी बनती रहती है ऑटोमेटिकली, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब भी एनर्जी हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होती है या चलने से रिलेटेड है तो उस एनर्जी को हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स of matters move continuously with an energy called काइनेटिक एनर्जी। के ई से डिनोट करते हैं हम इसको, के ई से लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी। के ई से शो करते हैं हम इसको, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको समझे। कैसे समझने के लिए, सपोज चीनी को पानी के अंदर घोल दिया, ठीक है, चीनी को आपने पानी में घोला, उसने कुछ बनाया, उसका घोल के शिकंजी बना रहे हैं, आपने घोल दी, थोड़ी सी उसको डिसॉल्व की, कुछ टाइम के बाद में वो घुल गई। हमने क्या कहा कि हाँ उसके बीच में सबसे पहली प्रॉपर्टी पहले हम देखते हैं। हमने कहा था कि एटम इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने थे, वो टाइनी पार्टिकल्स टूट गए, बिखर गए और घुल गए, यानी कि चीनी डिसॉल्व हो गई। पहली बात, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, डिसॉल्व कहां हुई, जो स्पेस था बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, उनके बीच में जाके चीनी या शुगर इंसर्ट हो गई। ये हमारा दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि पार्टिकल हैव स्पेसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज कि अब वो स्पेस हमने देखा ऑक्यूपाई हुआ, घुल गई, लेकिन अगर हम वो चीनी घुले उसके अंदर शुगर, वो भी उसके अंदर घुलती जाएगी, हम शुगर और ऐड करते जाएंगे और घुलती जाएगी। कब तक, मेन ये कि कब तक घुलेगी, एक लिमिट तक घुलेगी। और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिल्ड, वो घुलनी बंद हो जाएगी। उसके बाद में जो चीनी होगी वो घुलनी बंद हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, हमेशा ये कहा जाता है घर में अगर हम शिकंजी बनाते हैं गर्मियों के दिनों में तो क्या कहा जाता है, पहले उसको नॉर्मल पानी में उसको घोल लो, चीनी को, जल्दी घुलेगी। अगर ठंडे पानी में घोलते हैं तो उसमें कम घुलती है। क्यों? क्योंकि उस केस में अगर कोई चीज़ ठंडी होती है, मैटर कोई होता है, तो उसका जो उनका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी, वो खत्म हो जाती है, ये कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी जल्दी चीज़ डिसॉल्व होगी, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, मैंने कहा चीनी हमने घोली, एक टाइम के बाद में घुलनी बंद हो गई। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसका तरीका ये है, शिकंजी को उठाओ, आप गर्म कर दो, ठीक है ना,
उसको गर्म करने से क्या होगा, उसको गर्म करने से उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने से वो पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और उनके बीच में स्पेसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये होगा रीजन कि हमारी चीनी अब वो डालेंगे तो उसमें और घुलनी शुरू हो जाएगी। पर शुरू में भी तो हम यही कर रहे थे, हम चीनी डाल के छोड़ते क्यों नहीं है, हम उसको घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? ताकि उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, वाटर के पार्टिकल्स को, और वो फटाफट उसके बीच में स्पेसेस बनते जाए और वो घुलती जाए चीनी। नहीं तो चीनी हम ऐसे डाल के छोड़ देते, लेकिन फिर भी हम उसे घोलते हैं, उसे घुमाते हैं। स्टेयर करने का रीजन ही यही है ना, ताकि काइनेटिक एनर्जी मिले। तो अब मैंने कहा कि हमने उसको गर्म कर लिया, गर्म करने से वो घुल गए, चीनी और घुल गई। अब घुलते गए, हम और डालते गए और गर्म करते गए, तो अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में उसकी तार खींचने लगेगी, क्योंकि स्पेस खत्म हो गया भाई। स्पेस खत्म होने से क्या होगा, वो अब सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उनके बीच के स्पेस खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो तार खींचना शुरू हो जाएगा उसका। फाइनली एक चीज बचती है अब इसमें पूरे टॉपिक के अंदर, वो है हमारी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, COHESIVE फोर्स, एक ऐसी फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कि पार्टिकल को बाउंड करके रखती है, मैटर को बाउंड करके रखती है, और उन पार्टिकल्स को बाउंड करती है ताकि मिलके वो एक मैटर बना सके। तो हम यहां पर कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाउंड द पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर। इसको बहुत ध्यान से समझना, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए ही हमने उसको हीट किया था, जिससे वो टूट गया। क्या, जो लिक्विड उनके बीच में जो बाउंड थे उनको हमने तोड़ा, और तोड़ने से उसके बीच में जगह बन गई, और वहां पर जाके हमारी शुगर इंसर्ट हो गई थी वाटर में। तो ये क्या है, कोहेसिव फोर्स। इट is the force between B/W means between the particles of a matter which bounds them together, चौक भी हल्का हो गया, them together, marker, bounds them together. It is the force between the particles of a matter which bounds them together. और उस फोर्स को तोड़ने के लिए ही हमें काइनेटिक एनर्जी का यूज करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है। पार्टिकल्स गर्म होते हैं, गर्म करने से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स बिटवीन देम, यानी जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, वो फोर्स है जिसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं गर्म करने से। अगर हम गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोहेसिव फोर्स कम होगी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स या ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स is inversely proportional to cohesive force. Between them. अगर कोहेसिव फोर्स, हमने काइनेटिक एनर्जी हमने बढ़ाई है, तो कोहेसिव फोर्स उनके बीच में कम हो जाएगी, पार्टिकल्स के बीच में। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर दिस वी सप्लाई हीट फ्रॉम आउटसाइड। हमने बाहर से हीट सप्लाई की, और सप्लाई करके उस पार्टिकल्स के जो कोहेसिव फोर्स थी उसको हमने तोड़ दिया या कम कर दिया, जिसके कारण पार्टिकल्स का काइनेटिक मूवमेंट बढ़ गया, और काइनेटिक मूवमेंट बढ़ने से पार्टिकल्स हमारे डिसॉल्व होना शुरू हो गए, या उन्होंने अपने अंदर और चीज़ों को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मैटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहां पर समझा। आज जितनी भी हैं फिजिकल, इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे आगे के चैप्टर्स आएंगे, वहां पर हम समझेंगे, और ये हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो आज हमारा का टॉपिक यहीं खत्म होता है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं रेगुलर नए पोस्ट आपके पास भेजता रहूँगा, क्वेश्चंस देता रहूँगा, नए क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस्ड भी और डिस्क्रिप्टिव भी आपको दूंगा। आप उन सबको पढ़िए, समझिए, मेहनत करिए और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेके पास होइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।